अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बोरॉन फैमिली। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट। पी ब्लॉक्स एलिमेंट में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो 13 ग्रुप है वो है हमारे पास बोरॉन फैमिली। इसको बोरॉन फैमिली बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे पास जो यहाँ पर 13 ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन होता है, इसलिए ओवरऑल इसको जो है बोरॉन फैमिली कह दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी बोरॉन फैमिली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है बोरॉन की, बोरॉन फैमिली की। ठीक है ना, तो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली की जनरल हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी, NS2 NP1। जनरल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NS2 NP1। अब इसके अलावा हम यहाँ पर जनरली इन एलिमेंट्स को देख के क्या बता सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन बेसिकली नॉन मेटल है, मेटलॉइड। बेसिकली इसको जो मेटलॉइड कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नॉन मेटल की बजाय इसको मेटलॉइड कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, बोरॉन हमारे पास मेटलॉइड है और बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम हमारे पास यहाँ पर जो हैं मेटल्स होती हैं। ठीक है, सो ये जनरल चीज़ें जो कि हम यहाँ पर जो है इस फैमिली के एलिमेंट्स को देखकर यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम है। ठीक है ना, दुनिया में हमारे पास ये सेकंड नंबर पे अबंडेंट एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑन अर्थ हमारे पास यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब वो किस तरह से होंगी, तो अब सबसे पहले आप यही देख लें अगेन कि हमारे पास इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है। प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है बोरॉन फैमिली की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ट्रेंड्स अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ये देखें कि इसके पास हमारे पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब इसका होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी, +3 होगी। मींस के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 इज 3 +3 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। अब -1 किस तरह से होती है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये जो NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड कर लेने हैं, पीछे रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास थेलियम का, थेलियम की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड कर लेने हैं। सो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +1। ठीक है, अब यहाँ पर होगा ये कि हम यहाँ पर जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और यहाँ से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकती हैं। सो ओवरऑल टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है 13 ग्रुप में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। अब आप ये बात याद रखें कि हमारे पास ग्रुप 13 के ऊपर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट यहाँ पर स्टडी करनी है फॉर्मेशन ऑफ M+3 आयंस, फॉर्मेशन ऑफ M+3 मतलब M यहाँ पर शो कर रहा है मेटल्स को। ठीक है ना, और +3 क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो है चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 13 की। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो M+3 की फॉर्मेशन है, इस आयन की फॉर्मेशन, M यहाँ पर मेटल को शो करिए, इस ग्रुप की कोई भी मेटल ले लें जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। ठीक है, तो कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ M+3 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी M+3 की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, M+3 आयन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस आयन। ठीक है, तो अब किस तरह से, अब सिंपली मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से बता देती हूँ कि हमारे पास ये मेटल है, मेटल ने पहले कन्वर्ट होना है M+1 में।
देन कन्वर्ट होना है m+2 में, देन कन्वर्ट होना है m+3 में। तो यहाँ से लेके m+3 तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना। तो इस एनर्जी की बेसिकली ओवरऑल ये एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे तभी हम, अगर हमारे पास इतनी एनर्जी होगी तभी तो हम m+3 बनाएंगे, पहले 1 m+1 बनाएंगे, देन 2 और देन 3। तो इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ m+3 आयन इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक और चीज़ है, फजान रूल्स। फजान्स रूल के यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओवरऑल मैं आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सबसे पहले आप बोरोन को देखें, ठीक है ना। बोरोन है हमारे पास ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारे पास कंपाउंड बनाता है BF3। इस तरह से हम जो है सिंपली आप देख लें, ये हमारे पास है BF3, इस तरह से हमारे पास ये इसके साथ फ्लोराइड्स जुड़े हुए होंगे। अब होगा क्या कि हमारे पास ये जो BF3 बन रहा है ये हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। सो हमारे पास जो बोरोन है जब हेलाइड्स के साथ मिलकर ट्राइफ्लोराइड्स बनाएगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा कोवलेंट कंपाउंड। सो अकॉर्डिंग टू फजान रूल कि हमारे पास कि जितनी इसका साइज़ छोटा होता है, ये बात याद रखनी, इसका साइज़ छोटा होगा और इसके अंदर जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस इफ़ेक्ट की वजह से और साइज़ इसके छोटे होने की वजह से इसकी जो पोलैरिटी होगी वो ज़्यादा होगी। पोलैरिटी के ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ये जो कंपाउंड्स बनाएगा उनकी नेचर कोवलेंट होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो फजान रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। हाई पोलैरिटी होगी, ठीक है ना, उसका साइज़ छोटा होगा तो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पर जो है फजान रूल कंसर्न करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से। सो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बुक के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो BF3 कंपाउंड बनता है बोरोन का, दिस इज कोवलेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे मेटालिक रेडियस को। मेटालिक रेडियस का मैं यहाँ पर ट्रेंड लिख रही हूँ। मेटालिक रेडियस हमने किस में स्टडी करना है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में मेटालिक रेडियस किस तरह से मूव करता है तो हम वो यहाँ पर वो देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसका जो ऑर्डर बनता है वो इस तरह से है। सो हमारे पास ये जो है, हाँ जी, अब देखिए हमारे पास पहला एलिमेंट है बोरोन, सेकेंड है एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम और देन हमारे पास यहाँ पर है थेलियम। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास बोरोन के बाद गैलियम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है ना। बाकी का हमारे पास इंडियम और थेलियम उसी तरह से है। तो मेटालिक रेडियस बेसिकली होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यहाँ पर जो है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो मेटालिक रेडियस जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर बॉटम की तरफ जाएं मेटालिक रेडियस तो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है गैलियम का मेटालिक रेडियस, एल्यूमिनियम का मेटालिक रेडियस पहले आना चाहिए और उसके बाद देन गैलियम का आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है एक हमारे पास जो है डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है बेसिकली गैलियम। अब इसकी क्या रीज़न होगी, अब गैलियम के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो है 3D जो है 3D जो ऑर्बिटल होगा गैलियम का उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। गैलियम के वैलेंस ऑर्बिटल में बेसिकली जो फील्ड होगा कंप्लीटली फील्ड। अब हमने क्या बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है और ये हमारे पास यहाँ पर जो है शेल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, sp_d, ठीक है ना। अब जैसे अब क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो गैलियम का वैलेंस शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना। तो वो फिल्ड है मतलब कि उसका जो शेल होगा वो डिफ्यूज्ड होगा, फैला हुआ होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि जो न्यूक्लियस की शील्डिंग है वो क्या हो जाएगी, पुअर शील्डिंग हो जाएगी d ऑर्बिटल तक। मीन्स के जो न्यूक्लियस है इस d ऑर्बिटल को कम्प्लीटली शील्ड नहीं कर पाएगा। सो पुअर शील्डिंग होगी यहाँ पर।
इस पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियस का हमारे पास जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट में हमने जो है इसको भी स्टडी किया था, जेड इफेक्ट इसको बोलते हैं या फिर जेड स्टार बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव चार्ज होता है, इसको न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज बोलते हैं, तो वो हमारे पास जो है इस डी ऑर्बिटल पे ज़्यादा हो जाएगा। और इस डी ऑर्बिटल पे ज़्यादा होने की वजह से उसने क्या करना है, इसको बेसिकली अट्रैक्शन होगी। ये न्यूक्लियर पे चार्ज पॉजिटिव है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, सो हमारे पास इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब जब अट्रैक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो होगा ये कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सो अपनी तरफ खींचेगा तो बेसिकली ये शेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है ये जो गैलियम यहाँ पर जो है डिफरेंट इफेक्ट को शो करता है। मतलब कि हमारे पास जो है इसका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका रेडियस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। होना तो ये चाहिए था कि गैलियम का ज़्यादा हो, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये इफ़ेक्ट यहाँ पर शो करता है, इसलिए हमारे पास जो है गैलियम का जो है मेटालिक रेडियस कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो ये यहाँ पर इसका जो है रीज़न है। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने जो है आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने ट्रेंड पढ़ा था पी ब्लॉक्स एलिमेंट में कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब डिक्रीज डाउन द ग्रुप होगी तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो ट्रेंड बनेगा वो किस तरह से होगा। ठीक है ना, बोरॉन। अब यहाँ पर भी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का जब हम ट्रेंड पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ डिफरेंस आएगा। एल्यूमिनियम, थेलियम और इंडियम। अब आप ये देखें कि थेलियम एंड पे आता है और अगेन ये हमारे पास यहाँ पर जो है पहले आ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन गैलियम का जो रीज़न है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, वही रीज़न है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मेटालिक रेडियस क्या हो रहा था, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो रही है वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसको आप रिवर्स कर लें। ठीक है, तो इसका रीज़न तो वही है 3d10 इलेक्ट्रॉन वाला, कि इसके जो शेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी बोरॉन की, उसके बाद देन होगी गैलियम की, लेकिन इसका जो मेटालिक रेडियस है वो कम होगा क्योंकि इसका जो शेल है उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान, डी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अब थेलियम एंड पे आता है, लेकिन यहाँ पर जो है थेलियम पहले आ रहा है, मतलब कि थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम की निस्बत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे थेलियम का रीज़न है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अब हमने ये बात भी मैंने एक्सप्लेन की थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हमने स्टडी किया था कि जब हम इंडियम और थेलियम की बात करते हैं तो हमारे पास बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी उसी तरह से होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका जो इफेक्ट है, अब बेसिकली जो हमारे पास लैंथेनाइड्स हैं उनकी जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो एफ होता है, एफ सबशेल होता है, एस पी डी और एफ। सो बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर की जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है उसका जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम यहाँ जो थेलियम का और गैलियम का जो हमारे पास रीज़न है वो यही है हमारे पास कि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओवरऑल जिस तरह से हमने मेटालिक रेडियस पढ़ा है उसी का रिवर्स आपने कर देना है आयोनाइजेशन एनर्जी को, और रीज़न हमारे पास यहाँ पर अगेन वही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो मैं लिखूँगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अब आपको पता है कि हम जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारे पास तो मेटल्स आ रही हैं, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटल्स तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, डिक्रीज
डाउन द ग्रुप। और इसका जो ट्रेंड है वो आप नोट कर लें। बोरॉन, अच्छा जी, जनरल एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली है तो ये हमारे पास बोरॉन नॉन मेटल है, इसको या फिर मेटलॉइड हम कहते हैं। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम हमारे पास मेटल्स के ज़ुमरे में आती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आपस में डिफरेंस होता है उसको मैं मद्देनज़र रख के यहाँ पर ये ट्रेंड लिख रही हूँ। सो ये ट्रेंड जनरल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ओवरऑल